हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 8। अभी तक हम लोग 7 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपका बेसिक क्लियर किया था, जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है, किस तरह से आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए, कम समय दे करके भी आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो आपका एक फंडामेंटल था ना, वो क्लियर हो गया। जिससे आप पॉलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा एडवांस की ओर है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, जो 6 एडिशन है। ओके, तो एक गौर करने वाली बात है कि 6 एडिशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, उसको कवर करेंगे। ओके, तो पार्ट नंबर 1 आप लोग समझ लीजिए कि ये पॉलिटी का, इससे पहले जो मैंने 7 पार्ट आपको उपलब्ध कराए हैं तो वो बेसिक थे। तो मेन हमारी पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं जिससे आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ओके, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सर्च करना पड़ेगा क्लब IAS फ्रेंड, या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पॉलिटी बाई RJ सर। इन दोनों में से कुछ भी सर्च करिए तो पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप लोग जाकर के देखिए, जिससे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो आज भी एक आपको अच्छी सी स्टोरी सुनने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही मजा आने वाला है, तैयार हो जाइए। आज हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा जो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है, जो 6 एडिशन हो या फिर 5th एडिशन हो, सबके चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात आती है। जिन लोगों के पास 5th एडिशन है या फिर 4th एडिशन है, वो लोग कहते हैं सर हमारे पास 6 एडिशन नहीं है, फिर हम खरीदना पड़ेगा क्या, दोबारा दोबारा से पैसे डालने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, कुछ एडिशनल आपको मिलता है, अपडेट मिलता है, तो नोट कर लीजिए। ओके, तो आपकी ये समस्या दूर हो गई कि सर हमारे पास 6 एडिशन नहीं है, उसमें जो अपडेट आया है वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने PPT में सब कुछ आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या ऐड करना है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये समस्या आपकी दूर हो गई। ओके, सारी समस्या आपकी दूर होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, और टेस्ट भी अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान है, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे प्रावधान है, वो कहाँ से लिए गए हैं और उनका विकास कैसे हुआ। तो आज हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि जब 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब से हमारे संविधान का विकास नहीं हुआ, बल्कि बहुत समय पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि पड़ गई थी, इसका विकास होना आरंभ हो गया था। तो कब से हुआ था आप लोग देखेंगे, तो 1773 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया, शासन करना स्टार्ट किया, यहाँ से हमारे संविधान का विकास होना आरंभ हो गया। भाई यहाँ से ही क्यों हुआ, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि 1773 से पहले हमारे संविधान का विकास होना स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। ओके, आलोचनात्मक विवेचन में हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र और जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से भी थी, एशियंट काल से ही थी। तो वो आलोचनात्मक परीक्षण जब हम लोग करेंगे तो मैं उसमें व्यू बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको इन चीजों पर फोकस करना है जिससे PT और मेंस में आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ओके, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1773 पर हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट की, तभी से हमारे संविधान का विकास क्यों हुआ, स्टार्ट क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये बड़े नालायक लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज लोग थे ना, इन्हें कुछ भी करना होता था ये बिना नियम कानून के करते ही नहीं थे। ओके, अगर इन्हें जो भारतीय लोग थे इन पर शोषण करना होता था, एग्जाम्पल के लिए इन्हें 100 घोड़े मारने हैं भारतीयों के ऊपर, तो पहला एक ऐसा नियम कानून लेके आएंगे कि इन भारतीयों को 100 घोड़े कैसे मारे जाए। ये ऐसा करेंगे तो इनको 100 घोड़े पड़ेंगे। ओके, तो पहले वो एक नियम, एक कानून ऐसा लेके आते थे भैया, फिर बड़े नालायक लोग थे, ये शोषण करने के लिए भी एक कानून लेके आते थे, बिना नियम कानून के तो ये कुछ करते ही नहीं थे। तो इसीलिए हमारे संविधान का भैया कहाँ से स्टार्ट होना है, प्रारंभ हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं 1773 से। एक कड़वी सच्चाई ये भी है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी शायद हमारे भारत में नहीं आती, तो वर्तमान में जो आपको प्यारा भारत देखने को मिलता है, इस तरह की संस्था देखने को मिलती है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है, ये देखने को ना मिलती। बहुत हो सकता है भारत बहुत सारे भागों में विभाजित होता, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, अभी भी राजतंत्र होता। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले बहुत सारी रियासतें थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने बहुत बड़ा क्षेत्र था ना वो एक्वायर कर लिया था, तो एक तरह से उसने भारत का एकीकरण किया। ओके, लेकिन बाद में जब वो गए तो यहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान हमारे ही एरिया में होता आज, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई होती। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ऐसा हो सकता है कि ये इंडिया या भारत तो कहलाता, लेकिन यहाँ पर सभी का अपना अपना इस तरह से शासन होता। ओके, तो एक कड़वी सच्चाई ये भी है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शोषण भी बहुत किया, यानी कि जो वर्तमान में आपको हमारा इतना प्यारा भारत दिखता है, इसके लिए बहुत लोगों ने अपना खून और दिया है, रक्तदान किया है। ओके, तो इसका थोड़ा सम्मान करिए। आप लोग
हैं ऐसे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए। ओके, तो वर्तमान में जो आपको ये भारत दिखता है ना, ये बड़ी मेहनत से बना है, बहुत लोगों के खून पसीने से बना है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके, तो हमारा इतिहास ना बहुत करुणामयी है, एकदम एकदम व्यथित करने वाला है। तो हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ओके, तो पहले हम लोग पॉलिटी पे आते हैं, इधर नहीं जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इसको कंपनी का शासन बोलते हैं। ओके, और दूसरा सम्राट का शासन या फिर इंग्लिश में इसको क्राउन का शासन बोलते हैं। तो दो भागों में हम बांट करके देखेंगे, क्योंकि जब आप जानते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था कब से कब तक, 1773 से 1858 तक। लेकिन आप लोग जानते हैं 1857 में सैनिक विद्रोह हो गया था, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सम्राट के नाम से भारत पर शासन किया जाने लगा। ओके, तो दो भागों में हम बांट के देखेंगे। पहले भाग में देखेंगे किस तरह से विकास हुआ, फिर हम लोग देखेंगे दूसरे भाग में किस तरह से संविधान का हमारे विकास हुआ, इसमें जो बहुत सारे प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है स्टार्टिंग में हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन जब 1764-65 में उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीन राज्यों की दीवानी राइट्स मिल गए। ओके, क्या मिल गए? दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब कर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। आप लोग जानते हैं टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ राज्य का होता है, और जब टैक्स वसूलने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया तो उन्हें लगा कि ये तो हमारा क्षेत्र है, और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें प्रॉफिट होने लगा। ओके, तो इन लोगों को जब मौका मिला तो इन्होंने मौका गवाया नहीं और भारत को एक तरह से एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, अपना क्षेत्रीय विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। और हमारे देश के उस समय के जो राजा थे वो इस चीज को नहीं समझ पाए, वो यही समझते रहे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारे देश पर, हमारे शासन पर भैया किस तरह से कब्जा कर लेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो ये व्यापार के पर्पज से आई थी, लेकिन जब इन्हें मौका मिला, ओके, क्योंकि अगर हम इसे जो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ये साम्राज्यवादी देश था। जो इंग्लैंड था ना, वो साम्राज्यवादी, इसके बहुत सारे उपनिवेश थे, लेकिन भारत के लोग थे वो इतना नहीं समझ पाए, भारत के जो राजा लोग थे वो नहीं समझ पाए, इसीलिए वो थोड़े ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा स्वतंत्रता देते गए। जब ज्यादा स्वतंत्रता देते गए भैया, वो हल्के हल्के अपना क्षेत्रीय विस्तार करने लगे। स्टार्टिंग में उन्होंने भैया बंगाल में अपना लक अपनाया। ओके, वहां से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। एक तरह से कहते हैं कि बंगाल इनके लिए एक तरह से सोने की चिड़िया, एकदम जो गोल्डन एरिया होता है ना, वो साबित हो गया। वहां से ही एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अंग्रेज उभरने लगे, और यहाँ से हल्के हल्के बढ़ करके ये पूरे सिंध प्रांत के इधर, और इधर आपको नागालैंड, और इधर आपको नीचे तमिलनाडु तक इनका विस्तार हल्के हल्के होने लगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर शासन करना स्टार्ट हुई, तब इनके लिए भैया एक एक्ट लाया गया, क्योंकि मैंने बताया ये कुछ भी करते थे बिना नियम कानून के नहीं करते थे। तो स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी तो ये किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी ना। लेकिन अब इसको क्या करना था भैया? शासन करना था ना। अब शासन करने के लिए भैया एक नियम कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम कानून के कुछ अंग्रेज करते नहीं थे। ये बड़े नालायक लोग थे, मैंने आपको बताया, शोषण करने के लिए भी एक पहले नियम कानून लेके आते थे, फिर भारतीयों के ऊपर शोषण करते थे। ओके, तो इसी के क्रम में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कंपनी को अधिकार दिया गया शासन करने का। ओके, इससे पहले उन्हें क्या अधिकार था? सिर्फ व्यापार करने का अधिकार था, शासन का अधिकार नहीं था। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत उन्हें प्रशासन करने का भी अधिकार मिल गया। और इसमें कुछ मुख्य प्रावधान है वो आपको जानने हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं ना, 1773 का लगा लीजिए। अब हम लोग इसका एकदम बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ओके, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा। देखिए, रेगुलेटिंग का मतलब जानते हैं ना, किसी चीज को संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब संचालित करने के लिए एक एक्ट लाया गया, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग कह दिया गया, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए लाया गया। किसको रेगुलेट करने के लिए? भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए।
ओके, अब इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे तो आपको समझ में आ गया ना, इसका नाम रेगुलेटिंग क्यों पड़ा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे वो क्या क्या थे, तो वो आपको मैं जो बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो आपको लिख लेना है। जैसे मैंने तो इसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं लिखना है, कुछ कम चीजें इसमें लिखनी है, तो जो मैं बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम आपको लिख लेना है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया ना तो नोट्स अपने सामने खोल के रख लीजिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसको मैं हाईलाइट करने के लिए बोलूँ। या फिर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो तुरंत एक पेन और कॉपी अपने पास रखिए, और जिस फॉर्म में जैसे इस तरह से मैंने सिनॉप्सिस बनाया ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से सिनॉप्सिस बनाया ना, इसी सिनॉप्सिस को थोड़ी थोड़ी की पॉइंट है उनको लिख लीजिए, जिससे आप लोग कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें क्या किया गया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कंपनी के कार्य से इनको नियंत्रित और नियमित किया गया। ओके, और नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, कि फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे भैया, इनको लीगली मान्यता मिली। इससे पहले सिर्फ व्यापार के राइट से मैंने आपको बताया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नंबर 1 प्रशासन और राजनीतिक कार्यों के भी अधिकार मिल गए। किस कानून के तहत, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत। ओके, तो इसीलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके मुख्य प्रावधान जो भी जितने यहाँ पर मैंने लिखे हैं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 1773 कितने साल पहले की बात है, तब अंग्रेज ऐसा सोचते थे जो वर्तमान में हमारे यहाँ जैसी संस्थाएं देखने को मिलती है। ओके, अब तीसरा आप लोग देख सकते हैं, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव यहाँ से ही रखना प्रारंभ हुई। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव कहाँ से पड़ी भैया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एकदम आपको गोल के पीछे आना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए कि इसके तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो बंगाल का गवर्नर होता था। देखिए आप लोग जानते हैं 3 प्रेसिडेंसियां थी उस टाइम अंग्रेजों की, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर होता था, तो एक एक गवर्नर होता था, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, पहले सिर्फ क्या था, गवर्नर था ना, लेकिन अब उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, अभी कौन व्यक्ति था भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, ये कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है ना लगा लीजिए। आप लोग इसको देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम हेड्रिक, आप मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ये व्यक्ति है ना, ये है लॉर्ड विलियम हेड्रिक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी के ऊपर महाभियोग लगा था। अब देखिए महाभियोग इसके ऊपर क्यों लगा मैं आपको बता देता हूँ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको ये दिख रही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। देखिए कंपनी कोई भी हो, उसका मुख्य काम क्या होता है भैया, लाभ कमाना। लेकिन आपको एक विशेष बात पता चलेगी कि ये कंपनी थी भैया, ये लाभ कमाने के लिए आई थी, लेकिन ये घाटे में चल रही थी। किसमें चल रही थी, घाटे में चल रही थी, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। अब आप कहेंगे भैया घाटे में चल रही थी, तो ये हमारे अंग्रेज लोग आए, हमारे भारत को कैसे लूट के ले चले गए। ओके, लेकिन भैया एक कंपनी तो घाटे में चल रही थी, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी आते थे, गवर्नर बन के आते थे, ऑफिसर बन के आते थे, यहाँ तक कि एक छोटा सा नौकर भी आता था ना, वो भी भारत आकर के एकदम माला माल हो जाता था भैया, वो खूब पैसे कमा करके अमीर हो रहा था, लेकिन कंपनी डूबती जा रही थी, घाटे में जा रही थी। इसीलिए भैया इस एक्ट के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए भैया कि करप्शन पे अंकुश लगाई जाए, कंपनी को लाभ होना चाहिए ना कि भैया कर्मचारियों को। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका नाम ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए भैया इस जो गवर्नर जनरल था ना, इतना पैसा कमा करके ब्रिटेन ले गया, बाद में इस पर महाभियोग चला, प्रथम गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग चला। ओके, अब इसके ऊपर महाभियोग चला भैया, इसके शर्म की वजह से इसने फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली, तो मर गया, कोई बात नहीं। ओके, अब इसी के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ओके, इसी के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है भैया, इसमें 4 जज होते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी ये कब का समय, 1773, कब, बहुत समय पहले की बात है। ओके, अब बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया था भारत में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान में जो आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, इसकी तरह इसकी शक्तियां नहीं थी। एक जिला न्यायालय जो वर्तमान में आज है, उससे भी ये भैया गैर गुजरा था, इससे ज्यादा तो गवर्नर पावरफुल था। लेकिन एक बड़ी बात थी कि यहाँ पर एटलीस्ट इसकी स्थापना तो होगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है
कि पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 4 जज होते थे, लेकिन इसकी पावर वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं थी, बहुत कम थी। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, अगर हम वर्कर्स की बात करें, मैंने आपको बताया था भैया ये वर्कर्स बहुत लाभ कमा रहे थे। ओके, लेकिन अब ये लाभ कमा रहे थे, लेकिन लाभ किसको कमाना था? इस कंपनी को कमाना था, बल्कि ये घाटे में जा रही थी। ओके, तो इसीलिए इस एक्ट में एक ऐसा प्रावधान किया गया भैया कि करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए। तो इसमें साफ क्या दिया गया कि भैया इसके जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, वो उपहार मतलब गिफ्ट, गिफ्ट क्या होगा भैया? रिश्वत, मनी। ओके, तो मनी ये लोग नहीं ले सकते थे। लेकिन भैया कागज में तो आ गया नहीं ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में भी जानते हैं बहुत सारे नियम कानून है, लेकिन उनको लागू किया जाता है ना। अब उस समय संसाधनों की, कम्युनिकेशन की इतनी ज्यादा कमी थी। ओके, तो उस समय करप्शन कितना हाई लेवल पे होगा। अब भैया क्या दिया गया कि कोई वर्कर आकर के किसी से उपहार नहीं ले सकता, गिफ्ट नहीं ले सकता, मनी नहीं ले सकता, लेकिन रियल में ये लोग भैया अपना जो साइड बिजनेस चलाते थे वो चलाते रहते थे, लोगों से बहुत ज्यादा रिश्वत लेते रहते थे। ओके, लेकिन ये चलता रहा, लेकिन प्रथम बार यहाँ पर आ गया। तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर भैया कानून में दे रखी है वही आपको माननी है, रियलिटी में चाहे कुछ भी हो। वरना आप लोग सोचेंगे भैया रियलिटी में तो हमारे ऊपर बाद में भी शोषण करते रहे, बहुत ज्यादा रिश्वत लेते रहे। ओके, और साथ में जो कोड ऑफ डायरेक्टर था, देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कोड ऑफ डायरेक्टर था, इसके द्वारा कंपनी पर ज्यादा नियंत्रण किया गया। ओके, फिर इसके बाद एक एक्ट आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा मैंने लिखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ चीजें आप लोगों को देख ली हैं। 1781 का एक्ट, इसको सेटलमेंट एक्ट भी क्यों बोलते हैं भैया? ये देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें कुछ संशोधन करने थे, अब संशोधन के लिए एक्ट आया, जिसे बोलते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट के नाम से या संशोधन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे जो इसमें नहीं दिए थे भैया, इसमें बढ़ा दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 कहा गया भैया, इसमें न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी ना, कोई भी जो न्यायालय था ना, उसके क्षेत्राधिकार को कम कर दिया गया। और कहा गया नंबर 1, जो गवर्नर जनरल होगा ना, मैंने आपको बताया था बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल, जो काउंसिल क्या थी भैया, इसको सलाह देने के लिए एक काउंसिल होती थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। ओके, ये इस सुप्रीम कोर्ट से भैया इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी न्यायालय था, इससे बाहर हो गए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक कोई भी क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन पर यहाँ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। साथ में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वर्कर थे भैया, इनको भी कोर्ट से बरी कर दिया गया। मतलब उन पर कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। साथ में राजस्व वसूली के कोई भी मामला हो, उससे भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब वसूली का मामला है, किसी से 1000 रुपए की वसूली की गई। ओके, 1000 रुपए की वसूली की गई। अब वो चाहता है कि भैया 1000 रुपए हमसे क्यों वसूली की गई, हम कोर्ट में जाकर के पूछेंगे हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमसे 1000 रुपए क्यों लिए गए। तो भैया ऐसा कोई भी उस समय राइट्स नहीं था कि आप लोग कोर्ट में जाकर के कह सकें भैया 1000 रुपए हमसे क्यों लिए गए, ये तो गलत है। ओके, तो इस तरह से इसमें प्रावधान किए गए। तो आप देख सकते हैं भैया किस तरह के ये शोषणकारी ये जो एक्ट थे, ये शोषणकारी तो थे। देखिए सारे किस तरह के आएंगे, अभी शोषणकारी आएंगे। अभी देखिए, प्रांतीय न्यायालय की जो अपीलें थी वो कहाँ की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी। यानी कि वर्तमान में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं जो छोटे न्यायालय होते हैं उसकी अपील उससे बड़े में होती है, जैसे हाई कोर्ट। ओके, अब हाई कोर्ट की अपील किस में होती है, सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेजेडी कर दी गई भैया, जो प्रांतीय न्यायालय, जिला स्तर पर जो न्यायालय होते थे, ओके, या फिर राज्य के स्तर पर जो न्यायालय होते थे, इनकी जो अपील होती थी, ओके, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसमें की जाएगी। ओके, कहाँ की जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो आप लोग समझ गए भैया, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन है, गवर्नर है, उसकी काउंसिल है, उसकी परिषद ज्यादा पावरफुल यहाँ पर थी। ओके, तो यही था। अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, इसके अंडर जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे ना, उनको इनके अधीन ला दिया गया। तो यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से केंद्रीयकरण की एक तरह से जो पावर है ना, उसको केंद्रित करने का प्रयास किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट,
अब भैया पीट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा चीजें भी नहीं है। इसमें भैया विभाजन किया गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर राइट्स मिले, लेकिन यहाँ पर कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। देखिए कंपनी के कार्यों को एक, जैसे कि अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो राजनीतिक और प्रशासनिक सारे कार्यों को, व्यापारिक कार्यों को सभी देखती थी। लेकिन यहाँ पर कर दिया गया, जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य थे ना, उसको एक अलग तरह का सिस्टम देखेगा, और जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो कार्य थे ना, उनको एक अलग तरह की संस्था थी वो देखेगी। तो यहाँ पर विभाजन हुआ कार्यों का, किसके कार्य होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य का विभाजन हुआ। तो जो कंपनी के कार्य थे, मतलब वाणिज्यिक कार्य थे, उससे एक संस्था देखती थी जिसका नाम था निर्देशक मंडल था, ये इसके कार्यों को देखती थी। इसी तरह जो प्रशासनिक कार्य थे भैया, जो राजनीति से रिलेटेड जितने भी कार्य थे, उसके लिए एक नई संस्था का गठन किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किस लिए थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए थी। ओके, और किस एक्ट के द्वारा, तो पीट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसके द्वारा लाया गया। ओके, और इसी के लिए डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, जिसको आप लोग द्वैध शासन प्रणाली के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, फिर आप लोग इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। ओके, और साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देखिए जो पीट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसमें फर्स्ट टाइम अभी तक कभी भी भारत को जो ब्रिटिश अधिपत्य, मतलब ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर किया गया क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम बोला गया ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर किया गया क्षेत्र यहाँ पर मान लिया गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, इसीलिए बहुत छोटा है। ओके, और साथ में जो सरकार ने जो कंपनी के कार्य थे उनको पूर्ण नियंत्रण दे दिया, जैसे कि आप लोग भारत में भैया कोई संधि करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। तो कंपनी को यहाँ पर ज्यादा पावर दी दी गई कि भैया आप अपने मन से जैसा देख रहे हैं कि किसी राजा से युद्ध करना है, आपको यहाँ पर इसको एक्वायर करना है, तो आराम से कर सकते हैं, तो ज्यादा उसको स्वतंत्रता दे दी गई। ओके, इसके बाद एक एक्ट और आया 1793 का एक्ट। भैया इसमें क्या किया, कंपनी के जो एकाधिकार, मोनोपोली थी ना, जैसे कंपनी का भारत में सिर्फ केवल ब्रिटेन में ऐसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो उस देश से सिर्फ एक ही कंपनी भारत से व्यापार कर सकती थी। ओके, तो उसके एकाधिकार मतलब मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल के लिए। तो फर्स्ट टाइम किस एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1793 का जो एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, भविष्य के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, और जो 1786 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 1786 ए है, ओके, इसको मैं यहाँ पर बताना भूल गया। ओके, अभी मैं आपको बता दूंगा। 1786 का जो एक्ट था ना, इसको भविष्य में भी लागू कर दिया। ये 1786 का एक्ट क्या था, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझा दूंगा। और जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर था भैया, इसमें पूर्ण नियंत्रण लाया गया, मतलब ये दोनों थे गवर्नर थे, इसको पूर्ण नियंत्रण में ला करके बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, इसके नियंत्रण में ला दिया गया। मतलब इनकी शक्तियां यहाँ पर बहुत कम कर दी गई। मतलब यहाँ के जो गवर्नर थे, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, इनकी पावर यहाँ पर बहुत कम हो जाती। ओके, फिर इसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इसका भुगतान भारतीय राजस्व से होने लगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके लिए भैया भुगतान भी तो करना होगा, मतलब पेमेंट भी तो करना होगा ना, ये सैलरी भी तो लेंगे। अब ये भुगतान कहाँ से होगा, भुगतान भैया भारतीय राजस्व से, ये राज्य लिख गया है यहाँ पर, राजस्व होगा। तो भारत से, जो भारत थे ना, भारत से जो भी राजस्व टैक्स इकट्ठा किया जाता था, इसी टैक्स वाले हिस्से से भैया इसको पेमेंट किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एक्ट मैं आपको बताना जो भूल गया था, मैं आपको बता रहा था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, मैं अपना फोटो यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए ये व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। इसमें एक चीज की कमी है, मैं लगा देता हूँ। ओके, 2 सीन इसके कम है यहाँ पर। ये पूरा जानवर था, ये इंसान था ही नहीं। ओके, ये बोला जब भैया गवर्नर, आप जानते हैं कि ब्रिटेन से गवर्नर आते थे और भारत में अपॉइंट होते थे, तो भैया जब इसकी बारी आई अपॉइंट होने की, तो इसने कह दिया हम नहीं जाने वाले,
ये बोले भैया क्यों नहीं जाने वाले, बोले हमको और ज्यादा पावर चाहिए। मतलब इसको इतनी ज्यादा शक्ति थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर रखता था गवर्नर जनरल। ओके, इसको और ज्यादा शक्ति चाहिए थी भैया। तब ये दूसरा वाला जो एक्ट आया था ना, इसके बाद एक छोटा सा एक्ट लाया गया, सिर्फ किसके लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पर इसको कुछ पावर चाहिए थी, एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी भैया, इसीलिए एक छोटा सा एक्ट लाया गया। ये आपको जो 5th एडिशन एम लक्ष्मीकांत है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, और नीचे मैंने ये छोटा सा लिखा है ना, ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दो चीजें आप लोग छोटा सा ऐड कर लीजिए। तो इसने ऐसी क्या चीज भैया, क्या पावर मांगी, इसने कहा ये पावर हमको दोगे तभी हम भारत में आएंगे, वरना हम गवर्नर जनरल हमको बनने ही नहीं। ओके, तो भैया ब्रिटिश बोले कि चलो हम तुमको बना देते हैं, क्या चाहिए तुमको। इन्होंने कहा कि एक जो काउंसिल के निर्णय के प्रति हमको वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर क्या मतलब होता है, जैसे 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में पहले जैसे क्या होता है 4 सदस्यों में जैसे 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य ने किसी पर कह दी नो, ओके, और एक सदस्य ने कह दी यस, ओके, और इसी के साथ में इधर जो गवर्नर था वो भी इसके इधर था, तो 2 इधर हो गए। लेकिन बहुमत किसका है, इधर 3 वाले का बहुमत है ना, तो निर्णय क्या माना जाएगा, नो में माना जाएगा, मतलब वो निर्णय लागू नहीं होगा। लेकिन इसने कह दिया भैया हमको वीटो पावर चाहिए। अब वीटो पावर क्या होती है भैया, अगर ये 4 लोग हैं, 4 के चारों लोग नो कह दें किसी मुद्दे पर, जैसे इसने कहा एक्स क्षेत्र को जाकर के अधिग्रहण कर लेते हैं। अब ये 4 लोग थे इसकी परिषद में, इसने कहा नहीं भैया इसको अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने कहा हमको एक ऐसी पावर चाहिए, इसको वीटो पावर, कि भैया हम इनके निर्णय को बदल सकें। इन्होंने नो कहा, हमने वीटो कर दिया, तो ये निर्णय रद्द हो जाएगा, मतलब ये निर्णय नहीं माना जाएगा। तो इसी को वीटो पावर कहते हैं, विशेषाधिकार के नाम से इसको जानते हैं। ओके, तो इसने कभी हमको विशेषाधिकार चाहिए, मतलब हम एकदम पावरफुल बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर जो काउंसिल है ये भी कोई काम की नहीं है। हम जब इनसे क्या भैया हमको थोड़ा सा सलाह वाला दे दो, तो सलाह वाला देने के लिए होनी चाहिए, हमारे निर्णय है उनको रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो भैया इसीलिए 1786 का एक एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा जो गवर्नर था भैया उसको वीटो पावर दी गई। और दूसरा इसने कहा, पहला तो इसने कहा वो दे दिया गया, दूसरा इसने कहा हमको सेनापति का पद है ना वो भी चाहिए, तो भैया इसको सेनापति का पद भी दे दिया गया। इसी को भविष्य में जब 1793 का जब एक्ट आया ना, इसमें इसको भविष्य में लागू कर दिया गया। मतलब इसके लिए स्पेशली किसके लिए लाया गया था, पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ये 2 चीजें लाई गई, नंबर 1 वीटो पावर, और सेनापति का पद भी गवर्नर को दे दिया गया, ओके, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। लेकिन फिर इसको भविष्य में कह दिया भैया जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी ये जो शक्तियां ये पावर होंगी वो मिलेंगी, जिससे क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होंगे तो ज्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। ओके, चलिए मैं अब अपना फोटो ले आता हूँ इस कॉर्नवालिस की जगह पर। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट है, ये भी देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, इसमें कंपनी के जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पर एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ओके, लेकिन फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट आया ना, इसमें इसका एकाधिकार कंपनी का भैया खत्म कर दिया गया। लेकिन चाय और चीनी का जो अधिकार था भैया, जो चाय और चीनी के लिए जो व्यापार करते थे, तो चाय और चीनी में इनका एकाधिकार बना रहने दिया। मतलब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी है वो अगर चाय और चीनी अगर आकर के भारत से व्यापार करना चाहती तो नहीं कर सकती, ये सिर्फ कौन कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई ब्रिटेन की अन्य कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत से व्यापार करना चाहती है तो वो अब कर सकती है। किस कानून के तहत, 1813 जो कानून है भैया, इसके तहत अब लोग अन्य कंपनियां भी आकर के कर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई आकर के भैया टक्कर दे पाई, वो इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी थी। ओके, और साथ में भैया इसमें एक और चीज जोड़ दी गई कि जो ईसाई मिशनरी है ना, वो आकर के भारत में ईसाइयत का प्रचार कर सकते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, कुछ भी ये लोग करते थे भैया, नियम कानून ला करके करते थे भैया, इनको अपने भगवान का भी प्रचार करना था ना, उसके लिए भी भैया कानून में कह दिया गया कि लीगली रूप से कि भैया हम प्रचार कर सकते हैं। ओके, और साथ में पश्चिमी शिक्षा थी ना भैया, उसके भी प्रचार के लिए ये एक कानून लेके आया। तो कोई भी काम करते थे लॉ लेके आते थे, मैंने बताया। ओके, साथ में स्थानीय गवर्नमेंट थी ना, लोकल गवर्नमेंट थी, उसमें टैक्स लगाने के अधिकार दे दिए गए, और जो लोग अगर टैक्स ना दें उन्हें दंडित करने का भी इन्हें अधिकार दे दिया गया। मतलब टैक्स ना देने पर दंडित करने का अधिकार जो स्थानीय गवर्नमेंट थी
उनको दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं भैया 2 एक्ट बच्चे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। 1833 का चार्टर एक्ट, भैया इसमें क्या किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, तो गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको बदल दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसके बाद एक एक्ट आया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1833 का एक्ट। अब इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, यहाँ पर मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भैया, इसको भी बदल दिया गया। अब इसको भारत का मतलब इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये कौन था भैया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, विलियम बेल्ट्रिक है, ये व्यक्ति हैं, इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर इस तरह से पूछा जाता है बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो भैया यही आखिरी होंगे, तभी तो ये इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। ओके, तो इन्हीं के समय में ये भैया कानून आया, तो भैया ये लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे और प्रथम इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये व्यक्ति है ना, ये प्रथम बंगाल के गवर्नर थे और लास्ट थे। ओके, आखिरी बंगाल के गवर्नर थे और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भैया प्रथम क्यों होंगे, आप लोग समझ गए प्रथम क्यों होंगे, क्योंकि भैया इनके समय एक कानून लाया गया और इन्हें परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो काफी सिंपल है, लेकिन इन चीजों को अगर आप लोग नहीं देखेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओके, अब देखिए नंबर एक इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या हो गया, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर है, इसकी विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई भैया। ओके, विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई, मतलब यहाँ पर अब उनकी कोई भी भैया विधायी पावर नहीं बची, मतलब उनकी पावरें अब यहाँ पर लगातार कम होती जा रही हैं। यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट है ना, वो केंद्रीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। और साथ में भैया 1833 का जो है ना, इसमें कहा गया जो सिविल सर्विसेज जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं भैया, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में ओपन सिलेक्शन की बात की गई। ओपन सिलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो आईएएस होते हैं वो पहले भैया ऐसे करके ला करके नियुक्त कर दिए जाते थे, लेकिन कहा गया कि भैया एक एग्जाम कराया जाए, जिस तरह से अभी एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम कराया जाए, लोगों को फाइट कराया जाए और फिर उसके बाद लोगों का भैया अपॉइंटमेंट हो। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप किसी को ला करके आईएएस बना दे रहे हैं। तो ओपन सिलेक्शन की बात की गई, लेकिन भैया बात तो की गई, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर था, इन्होंने इसका विरोध किया, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इनके विरोध के कारण भैया ये वाला प्रावधान है लागू नहीं हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम बार ओपन सिलेक्शन की बात कब की गई, कौन से एक्ट के द्वारा की गई, तो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा बात की गई। ओके, लेकिन यहाँ पर ही आया नहीं था, आएगा भी आगे, अभी आप लोग देखेंगे। ओके, अब देखिए इस जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कहा गया, इसमें देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहेगी, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इससे पूर्व जो भी नियम कानून बने थे भैया, उनको रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दे दिया गया, मतलब रेगुलेटिंग बोला जाएगा। लेकिन नए कानूनों के तहत जिन कानूनों का निर्माण होगा उन्हें एक्ट या फिर अधिनियम बोला जाएगा। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह से, मैंने इसको देखिए 2 पेज में बनाया है, लेकिन आपको एक ही पेज में बनाना है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैंने एक ही पेज पे वो बनाया है जिससे आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे नंबर 1 था, आपको यहाँ पर कंपेयर करना था, इसी तरह ये भी पॉइंट है, आपको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर राजनीतिक कार्यों का विभाजन हुआ, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके कार्यों का विभाजन हुआ ना, इसी तरह यहाँ भी विभाजन हुआ। लेकिन यहाँ पर विभाजन हुआ वाणिज्यिक कार्यों का और राजनीतिक कार्यों का। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन राजनीतिक कार्यों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। ओके, राजनीतिक कार्यों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए आपको एक साथ रखना है जिससे आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो राजनीतिक कार्यों का विभाजन 1853 में हुआ और 33 में कौन सा हुआ, सॉरी 1784 में क्या हुआ, कंपनी के जो कार्य थे, मतलब वाणिज्यिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे, उनका विभाजन हुआ।
लेकिन 1853 में आप लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक कार्यों को भी दो भागों में बांटा गया। नंबर एक, विधायी कार्यों में मैंने देखिए 2 बार इसको रिपीट करके इसलिए बताया कि आप लोग बिल्कुल भी गलत ना करें। ओके, अब देखिए विधायी कार्यों को, जो राजनीतिक कार्य थे, उन्हें 2 भागों में बांटा गया। नंबर एक, विधायी कार्य और दूसरा प्रशासनिक कार्य। ओके, यानी कि लेजिस्लेटिव वालों को अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव वालों को अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ओके, अब देखिए इसमें भैया ओपन सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज को प्रारंभ किया गया। इसी के लिए एक समिति का गठन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1854 में एक समिति का गठन किया गया था, मैकाले समिति, जिसको रिपोर्ट देनी थी भैया सिविल सर्विसेज ओपन सिलेक्शन से रिलेटेड, इस मुद्दे पर उन्हें रिपोर्ट देनी थी। ओके, तो मैकाले समिति है, आपको ध्यान रखना है कि किस लिए इसका गठन किया गया था, किस एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था। ओके, तो सिविल सर्विस में जो ओपन सिलेक्शन है उससे रिलेटेड एक समिति है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, चाहे पेपर में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो केंद्रीय विधान परिषद है ना भैया, फर्स्ट टाइम इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया। अब देखिए भैया, आप यहाँ पर जानते हैं 1853 का समय आ गया। 1853 के आते आते आप लोग देखेंगे बहुत सारे आंदोलन होने लगे। ओके, और आप लोग देखेंगे तो भैया इन लोगों को समझ में आया कि थोड़ा सा हमको लोकलाइजेशन पर बढ़ावा देना होगा, लोगों को थोड़ा अधिकार देना होगा, तो हल्के हल्के भैया भारतीयों को प्रशासन में लाने का क्रम स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट टाइम भारतीयों को स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर प्रारंभ किया गया, केंद्रीय जो विधान परिषद थी इसमें। ओके, और जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल की परिषद में, इसी के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 न्यू मेंबर को भैया ऐड किया गया, और इसमें से 4 से वो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा थे भैया, यहाँ से चुने जाने थे। और इनको चुनता कौन भैया, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, मैप पर अगर आप लोग लोकेट करना चाहते हैं बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा, यहाँ से 4 लोगों को मतलब चुनना था। और कौन चुनता, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी वो चुनती। ओके, अब देखिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, क्योंकि अगला है ना काफी लंबा हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखेंगे सम्राट का शासन। ओके, तो 1858 से लेकर के 1947 हम लोग देखेंगे काफी अच्छे से। अब मैं आपको देखिए एक दिखा देता हूँ, ये काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ओके, वो भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसको भी देखेंगे, वो काफी लंबा हो जाएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। ओके, और आपका जो टेस्ट है वो भी अब होने लगेगा। पहला टेस्ट है ना वो आपको बुधवार का होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए, बुधवार को मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा। जो लोग नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोग कल देख सकते हैं।